हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही चाहूँगा फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज सेकंड चैप्टर का 9th लेक्चर है। वीडियो का नंबर है 2.9। पिछले वीडियो 2.8 में आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज दे दें तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, किसी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। सीरीज से चल रहा है पूरा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक चीज करा रहा हूं, बिल्कुल टेंशन ना लें। आज का टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जिसकी बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, हर एक के घर में कैपेसिटर होता है। अब कहाँ होता है, क्या काम होता है, अब वो देखना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज है कैपेसिटर, जिसको मार्केट की लैंग्वेज में कंडेंसर भी बोलते हैं। यानी कि आप किसी इलेक्ट्रिक शॉप पर जाएंगे जहां पर बिजली का सामान मिलता है, वहां पर वो कैपेसिटर को अगर आप कैपेसिटर बोलेंगे तो अच्छे से नहीं समझेगा, वहां आप कंडेंसर बोलेंगे तो अच्छे से समझेगा। मैं आपको कैपेसिटर दिखाऊंगा भी, और पहले मैं आपको जनरल बेसिक चीजें बताऊंगा, जनरल इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता चले, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। अब थ्योरी तो पढ़ ली, थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, वही चीज हमारे सामने आके किसी ने रख दिया, पता ही नहीं चल रहा है। तो थोड़ा जब हम इलेक्ट्रिसिटी 12th में है, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कॉइल, कंडेंसर, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। हम उस चीज को देख के पहचाने। तो ऐसा तो हमने नहीं, हमने कैपेसिटर तो पढ़ लिया, अब किसी ने हमारे सामने कैपेसिटर रख दिया, हम उसे पहचाने नहीं पा रहे, कह रहे पता नहीं क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैपेसिटर। तो पहले समझना है क्या है कैपेसिटर एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर एंड कैपेसिटर दो चीजें हैं। कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर वो डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे हर एक चीज क्या होता है ना, कि वाटर टैंक है पानी को स्टोर करने के लिए, हमारे घर में क्या होता है अनाज रखने के लिए अनाज का कंटेनर होता है, अनाज को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। ऐसे अलग अलग चीजों को स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप के हमारे पास सब्सटेंस या मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरीके से चार्ज को जो स्टोर करेगा, आपने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हो, चार्ज उसकी बात कर रहे हैं, उसको स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। बात समझ में आया? यानी कि कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, ये तो हो गया कैपेसिटर। अब बात आती है कि कैपेसिटर तो चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को तो बैटरी भी स्टोर करती है, लेकिन बैटरी को तो हम कैपेसिटर बोलते नहीं है, बैटरी को हम कैपेसिटर नहीं बोलते। तो मैं आपको दोनों के वर्किंग में डिफरेंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि हम उसको क्यों बैटरी बोल रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों हम कैपेसिटर को कैपेसिटर बोल रहे हैं। अब एक चीज समझ, तो जैसे मैंने बताया कि चार्ज तो बैटरी भी स्टोर कर सकती है और करती है, और कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, तो उन दोनों पे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। दूसरी चीज ये हो गई कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की कैपेसिटी। अब क्या होता है, किसी चीज आप अगर वाटर टैंक लेके आ रहे हैं, आपके घर में पानी की सप्लाई के लिए आपको एक वाटर टैंक लाना है, तो आप लगाएंगे तो आप जाते हैं 500 लीटर का ला रहे हैं, 1000 लीटर का ला रहे हैं, 250 लीटर का, कितने लीटर की एक कैपेसिटी है ना उसकी। तो ऐसे ही कैपेसिटर की भी कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो वो कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या बोलते हैं हम, उसका कैपेसिटर। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं जो कैपेसिटर और बैटरी में है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कैपेसिटर की खास बात ये होती है वो इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है, इंस्टेंटली। जैसे आपने एक कैपेसिटर लिया, प्लग इन करा, लगाया किसी सॉकेट में, जैसे आपके पास इस टाइप का सॉकेट होगा, हर एक के घर में
फैन चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, एलईडी चलाने के लिए, इस तरीके का एक सॉकेट होता है। 5 पिन सॉकेट बोलते हैं। 1 2 3 4 5 पिन इसमें जा सकती है। तो नॉर्मली आप जो भी फैन चला रहे हैं तो 2 पिन होती हैं, उसमें 3 पिन होती हैं। तो जैसे 3 पिन ऐसे लगा दिया, 2 पिन है तो सिर्फ ऐसे लगा दिया। तो कैपेसिटर को जैसे ही आप इसमें लगाओगे ना, स्विच ऑन करा ऑफ करा, विद इन सेकंड से भी कम में वो चार्ज हो जाता है और उतनी ही देर में डिस्चार्ज भी हो जाता है। मतलब आपने बाहर निकाला और आप उससे कोई छोटा सा एलईडी बल्ब लगा दो, वो 1 सेकंड के लिए ब्लिंक करेगा, चार्ज खत्म। यानी कि सेकंड में चार्ज हुआ, सेकंड में ही डिस्चार्ज हो गया। लेकिन बैटरी में ऐसा नहीं होता। आपने देखा आपके घर में इन्वर्टर अगर होगा, या आपके घर में नहीं तो किसी और के घर में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर में आपने देखा होगा, और मोबाइल में आपने देखा होगा, मोबाइल में भी बैटरी लगी होती। ये सारी बैटरी एकदम चार्ज नहीं, ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन करा ऑफ कर दिया चार्ज हो गई। एटलीस्ट कोई 6 घंटे 8 घंटे, मतलब 8 to 10 आवर्स लगते हैं। लगभग 8 से 10 घंटे अगर आप है तो लग जाते हैं। अगर कोई ज़्यादा आपका पास ज़्यादा हाई चार्जिंग का चार्जर है तो वो जल्दी कर देगा, लेकिन नॉर्मली 8-10 घंटे लग जाते हैं जिसमें वो बैटरी प्रॉपर चार्ज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई बैटरी को चार्ज करने के लिए 8 से 10 घंटे लग रहे हैं। फिर ऐसे ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। बैटरी जो डिस्चार्ज होती है उसमें भी टाइम लेती है, 2 घंटे। अब ज़्यादा, वैसे तो नॉर्मल क्या है, कम लोड चलाएंगे तो ज़्यादा देर तक बैटरी चलेगी। अब आपने क्या किया, आपने ज़्यादा लोड दे दिया। लोड का मतलब ज़्यादा चीज़ें चलानी उस पर। वैसे आप 2 फैन चला रहे हो, पता चला 8 घंटे चल गया। आपने 4 फैन चला लिए, वो 4 घंटे चलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, वो इस तरीके से कम होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कितना ही बैटरी पे लोड लगा दें, बहुत ज़्यादा लोड, और बस स्विच ऑन करा स्विच ऑफ करा बैटरी डाउन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब कभी इन्वर्टर पर ओवरलोड हो जाता है तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं अपने घर की सप्लाई का और वो वहां पर ओवरलोड है तो इन्वर्टर ओवरलोड दिखाने लगता है। उसमें एक डिस्प्ले में छोटी छोटी सी एलईडी होती है, आप ध्यान देना, उसमें लिखा होता है ओवरलोड। और भी कई चीज़ लिखे होते हैं, फ्यूज ब्लोन, अलग अलग क्या क्या फॉल्ट आपके घर में हो सकते हैं। तो वो उनमें कुछ सेलेक्टेड जो होते हैं वो उसमें होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे कि फ्यूज खराब हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इस तरीके से दे रखा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इन्वर्टर की बैटरी है वो ना तो इंस्टेंटली चार्ज होती है ना ही इंस्टेंटली डिस्चार्ज होती है। ये जो प्रॉपर्टी है ये दोनों को अलग करती है। यानी कि कैपेसिटर ऐसा डिवाइस होगा जो इंस्टेंटली चार्ज होगा सेकंड में और सेकंड में डिस्चार्ज। बैटरी जो होगी सेकंड में चार्ज नहीं होगी, उसको कुछ टाइम लगेगा और कुछ टाइम लग के ही वो डिस्चार्ज होती है। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब क्या होता है, जो कैपेसिटर हैं वो 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के क्या, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करोगे ना तो आपके सिलेबस में जो है वो कैपेसिटर को उनके शेप के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना। शेप के अकॉर्डिंग मतलब कैसे, जैसे आपने क्या किया, एक प्लेट ये ले लिया, एक प्लेट ये ले लिया, तो कहा 2 पैरेलल प्लेट हैं, इस पर चार्ज है इस पर चार्ज, तो कहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट। अब प्लेट किसी भी मेटल की, कॉपर, एल्यूमिनियम, किसी भी मेटल की, एक प्लेट ये ले लिया, एक प्लेट ये, दोनों पे चार्ज, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्या करा, सिलेंडर की जैसा शेप है तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फीयर की जैसा शेप है तो स्फेरिकल कैपेसिटर। ये 3 ही कैपेसिटर आपके सिलेबस में आपको दे रखे हैं, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, इतनी बात आई समझ में? ठीक। अब क्या है, जैसे मैंने बताया, मैं ये तो शेप के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन मैं उसके अलावा आपको बता रहा हूं कि वैसे देखा जाए अगर हम शेप को हटा दें तो 2 टाइप के कैपेसिटर होते हैं। 2 टाइप का मीनिंग क्या हुआ? 2 टाइप का मीनिंग ये हुआ कि एक एसी के कैपेसिटर और एक डीसी की कैपेसिटर। एक एसी का और एक डीसी का। तो एसी और डीसी में क्या होता है, देखो एक चीज समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी एसी आपके आगे भी आएगा सिलेबस में, चैप्टर एसी है आपके सिलेबस में। तो एसी में क्या होता है, एसी में प्लस माइनस नहीं होता है। एसी में क्या होता है, प्लस माइनस नहीं होता है, और डीसी में प्लस माइनस होता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ उसको समझो। देखो क्या होता है, जैसे आपने कोई आपके घर में फैन, टीवी, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे मैं सिलेक्टेड बता रहा हूं, फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, प्रेस हो गया, ये सारे एसी अप्लायंसेस हैं, या एलईडी हो गई। अब आपने क्या करा, यह मोबाइल का चार्जर, ये तो कॉमन है, मोबाइल का चार्जर तो हर एक के पास में इस समय मोबाइल है तो मोबाइल का चार्जर। अब उसको क्या किया आपने, उसमें 2 पिन प्लग लगाया, किसी भी प्लग, आप ऐसे लगा दो, निकालो इसको ऐसे लगा दो, नीचे वाले में ऐसे लगा दो, निकालो ऐसे लगा दो, क्रॉस लगा दो,
इस तरीके से लगा दो, चलेगा। ऐसे लगाया, निकाला, ऐसे लगाया, ऐसे भी चलेगा। नीचे ऐसे लगा दो, निकालो, ऐसे लगा दो, चलेगा। क्रॉस में लगा दो, चलेगा, ऐसे चलेगा। लेकिन कब नहीं चलेगा? अगर आप दोनों को एक ही इस तरीके से लगाएंगे, मतलब एक ही साइड, ये वर्टिकल लाइन वाले दो होल हैं, इनमें अगर ऐसे लगा दिए तब नहीं चलता, क्योंकि ये दोनों क्या होता है। अब बात समझना है कि ऐसा क्या हो रहा है कि वो ऐसे भी चल जा रहे हैं और ऐसे भी चल जा रहे हैं, क्योंकि एसी में एक टर्मिनल फिक्स नहीं होता पॉजिटिव के लिए और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव के लिए। आप ऐसे भी समझें, क्योंकि जब ये एसी में आएगा तब मैं आपको एसी में डिटेल से समझाऊंगा ये ऐसा क्यों नहीं होता। अभी आप ही समझें, ये टर्मिनल प्लस का भी काम करेगा, माइनस का भी, ये टर्मिनल प्लस का काम करेगा, माइनस का, यानी कि दोनों ही टर्मिनल प्लस और माइनस, यानी कि जब ये प्लस का काम करेगा तो ये माइनस का काम करता है, जब ये प्लस का काम करता है तो ये माइनस का काम करता है। इसका मतलब इनकी जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है, यानी कि कभी ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे करके। तो ये कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया, डिटेल आएगा जब एसी चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर उसमें बताएंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है, जब आप सॉकेट लगाते हैं उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं लिखा होता, ऐसे होल होते हैं, आप कैसे भी लगा दो। लेकिन आप ये देखें, जो डीसी अप्लायंसेस होते हैं उनमें प्लस माइनस फिक्स लिखा होता है। अब डीसी का आपने घर में सेल लेके आ रहे हैं, वॉल क्लॉक में लगाना, दीवार में घड़ी लगी थी, अधिकतर लोगों के घर में होती, दीवार में लगे, टाइम के लिए स्कूल जाना है, बाकी ऑफिस जाना है, तो क्या हुआ, नॉर्मल उसमें एक सेल लगता है, पेंसिल के शेप का होता है, पतला सा, पेंसिल के थिकनेस के बराबर, तो उसे पेंसिल सेल बोल देते हैं, ठीक है। तो उसको देखो तो उसमें क्या होगा, उसमें प्लस माइनस लिखा होता है। अब क्या अगर आप उसको सही से नहीं डालेंगे ना, अगर उल्टा लगा देंगे तो वो चलेगी नहीं घड़ी, उसमें नहीं चलेगी। इसका मतलब डीसी अप्लायंसेस में प्लस माइनस फिक्स है। आपके रिमोट देखा होगा आपने, अब रिमोट है, मान लो टीवी, एलईडी, जो भी आप देखो, उसमें सेल का देखो लिखा होगा, प्लस माइनस ऐसे लगाना। दो सेल लगे हैं, किसी में एक सेल लगता है, लेकिन जो भी लगा, एक लगे दो लगे, उसमें प्लस माइनस फिक्स है। अगर आपने उसको निकाल के कैसे भी उल्टा लगा दिया, ऐसा लगा दिया, ऐसे तो नहीं चलने वाला। लेकिन एसी में ऐसा नहीं है, एसी में ऐसा लगा दो चलेगा, ऐसा लगा दो, इसका मतलब एसी में प्लस माइनस नहीं है, हम ये बोल रहे हैं अभी, ठीक है। और होगा तो कैसे हो, तो मैंने बताया, वो डिटेल में बात करेंगे हम एसी वाले चैप्टर। और डीसी वाले में स्पेसिफाइड होता है, तो क्योंकि जब एसी के अप्लायंसेस लेते हैं उसके प्लग पे प्लस माइनस लिखा ही नहीं होता है, सॉकेट में प्लस माइनस लिखा ही नहीं होता, हम क्या बोलते हैं भाई एसी में प्लस माइनस है ही, एसी में प्लस माइनस नहीं है। अब ऐसे लगा दो तो चलेगा, ऐसे लगा दो तो चलेगा। तो मैंने कैसे बताया कि दो तरीके के कैपेसिटर, शेप के अकॉर्डिंग नहीं बोला, एक एसी वाले कैपेसिटर, एक डीसी। तो जो एसी वाले कैपेसिटर होते हैं उन पर प्लस माइनस का साइन नहीं होता, पर जो डीसी वाले कैपेसिटर होते हैं उन पर प्लस माइनस का साइन होता है। अब एसी के कैपेसिटर कहाँ लगा होता है, हर एक के घर में सीलिंग फैन अधिकतर होगा, तो सीलिंग फैन में एसी कैपेसिटर लगा होता है, वो एसी का कैपेसिटर कहलाता है, क्योंकि सीलिंग फैन एसी से चलता है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई हम तो इन्वर्टर से भी चला लेते, तब बिल्कुल बात सही है आपकी। आप इन्वर्टर से जब चलाते हैं, आप समझे, इन्वर्टर और बैटरी दो चीजें हैं आपके। बैटरी, इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर का काम यह है कि जब लाइट आएगी तो इन्वर्टर जो आपके घर में हाउस होल्ड सप्लाई लाइट आ रही है, एसी आ रहा है, उसे कन्वर्ट करेगा डीसी में और बैटरी को कर देगा चार्ज। बैटरी किससे चार्ज होती है, डीसी से। बैटरी किससे चार्ज होती है, डीसी, डायरेक्ट करंट कहलाता है वो। यानी कि इन्वर्टर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। और उसके बाद जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर उसी बैटरी से वो डीसी लेता है और उसे एसी में कन्वर्ट कर देता है। उसी इन्वर्टर से वो डीसी लेता है, उसे एसी में कन्वर्ट कर देता है, आपके फैन को दे देता है। मतलब अल्टीमेट आपका फैन को एसी मिल रहा है, लाइट आ रही है तो एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे मैंने बता दिया एसी डीसी क्या है, ये भी जब एसी चैप्टर आएगा तो एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, एसी कैसे चलती है, डीसी कैसे चलती है, एसी की वैल्यू में वेरिएशन कैसा आता है, डीसी में कैसा आता है, डीसी तो कांस्टेंट रहती है, तो उसका ग्राफ कैसे बने, सब डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप समझ लो कि बैटरी या सेल ये किसका सोर्स है, डीसी का सोर्स है, यानी कि इनसे जो करंट मिलता है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू में वेरिएशन नहीं आता, इतना समझना है। और जो एसी होती है उसकी वैल्यू वेरी करती जाती है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी वैल्यू वेरी करती जाती है। अभी बहुत सारे आपको दिमाग में लेंगे, डाउट आएंगे कि अरे कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि आपके घर में मान लो एसी आ रही है, आपने देखा 220 वोल्ट आ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक स्टेबलाइजर लगा हुआ है, उस पर दिखा रहा है 220। अब आप कुछ बोलोगे ये क्या है, तो मैं बोलूंगा ये तो एसी है,
तो आप बोलोगे AC वो तो 220 एक ही जगह दिखा रहा है, उसमें तो कोई वेरिएशन दिख नहीं रहा है। लेकिन उसमें जो वेरिएशन नहीं दिख रहा है, यानी कि स्टेबलाइजर के रेफ्रिजरेटर के ऊपर जो स्टेबलाइजर रखा हुआ है उस पर 220 वोल्ट वो दिखा रहा है AC। तो उसमें कैसे वेरिएशन होगा, वो वेरिएशन पे मैंने बताया आपको डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। वो वेरिएशन हो रहा है वो आपको दिख नहीं रहा, बस आप इतना समझे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक होता है AC, एक होता है DC। तो बैटरी जो है या सेल किसका सोर्स है, DC का, ये DC करंट देते हैं। और जो हाउस होल्ड सप्लाई आ रही है हमारे घर में, ये किसका एग्जाम्पल है, AC का। AC कैसे चलती है, AC ऐसे चलती है, बनाते हैं ना ग्राफ इस तरीके से, होता है ऐसे AC चलती है, ये AC का ग्राफ होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि अब हम आते हैं इस टॉपिक पर अपनी, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो सारी चीजें में तो हम अगर AC वाले में चले जाएंगे तो फिर दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे हम लोग। अभी हमें सिर्फ कैपेसिटर पढ़ना। तो मैंने क्या बताया कि दो तरीके के कैपेसिटर, एक AC का कैपेसिटर, एक DC का। AC के कैपेसिटर पर प्लस माइनस नहीं है और DC के कैपेसिटर पर प्लस माइनस होता है। तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। अभी आपको वो कैपेसिटर दिखेगा और मैं आपको बताता जाता हूं और आप उसे देखें, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू रखेंगे वीडियो को। ये देखें, ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर जो है जिसे हम कंडेंसर भी बोलते हैं, इसमें देखो दो वायर है, इसमें कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं है। देखिए अभी भी देखना, यहां पर कोई प्लस माइनस नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है। अब इस पर ये जो वैल्यू है ये लिखा है, देखो ये लिखा है, लिखा 4.00 mmd, 4.00 माइक्रोफैरेड। ये इसका कैपेसिटेंस दे रखा है, ये इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटी दे रखा है। उसके बाद इस पर लिखा है प्लस, यहां नीचे माइनस भी लिखा होना चाहिए, इस पर प्रिंट नहीं है, प्लस माइनस 5%। 5% का मतलब हो गया इसकी वैल्यू 5% वेरी कर सकती है। और दूसरा लिखा है 440 वोल्ट, यानी कि 450 वोल्ट, सॉरी 440 वोल्ट, 440 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है। इसमें थोड़ा क्लियरिटी में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। हाँ ये देखो, ठीक। और नीचे लिखा है कैपेसिटर 50 to 60 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है। नेक्स्ट देखें, एक दूसरा दिखाता हूं मैं आपको, आप जरा देखना, थोड़ा छोटा हो सकता है, फोकसिंग में थोड़ा दिक्कत हो, अगर दिखता है तो अच्छी बात है। हाँ ये देखो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ये देखो ये कैपेसिटर ये यहाँ दिख रहा है, देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये ब्लैक कलर का मार्क है, ये ब्लैक कलर का मार्क दिख रहा है, ये माइनस टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस तरफ कोई मार्क नहीं, ये प्लस को कर रहा है, ये माइनस को कर रहा है, ये साइड माइनस को और ये वाली प्लस को। इतना समझ में आया? तो ये जो है ये DC का कैपेसिटर है। इस पर देखो ये मैंने बता दिया, ब्लैक कलर का मार्क है, ये ब्लैक कलर का मार्क माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसका ये वाला टर्मिनल माइनस है, ये प्लस है। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया, ये दो कैपेसिटर थे मेरे पास। ये पास में मैंने थोड़ा आपको इसलिए दिखाया क्योंकि वैल्यू मैं चाह रहा था दिखाना चाह रहा था, लेकिन हो सकता है उसमें इतनी क्लियरिटी नहीं आई हो वीडियो बनाते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है ये आपका AC का कैपेसिटर है और ये आपका DC का कैपेसिटर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये देखते हैं कि कैपेसिटर हो गया, अब आता है इसमें कैपेसिटर का प्रिंसिपल। कैपेसिटर तो समझ लिया, कैपेसिटर वो डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट। अब प्रिंसिपल की अगर बात करें तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल है चार्ज गिवन टू अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज गिवन टू अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये, जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये AC का। आप अभी हमने क्या किया, इसके दोनों टर्मिनल पर एक वोल्ट मीटर लगाया ऐसे, तो वोल्ट मीटर कितने वोल्ट दिखा रहा है, मान लो वो दिखा रहा है 0 वोल्ट, तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। आपने थोड़ा सा चार्ज दिया तो दिखाने लगा 5 वोल्ट, फिर थोड़ा और चार्ज दिया तो दिखाने लगा 10 वोल्ट, और दिया तो 12, 15, इस तरीके से दिखाने लगा। तो इसको जितना ज्यादा चार्ज देते जाओ, चार्ज दोगे, एक चीज समझना, चार्ज दे दिया किससे दोगे, बैटरी या सेल से, उसको हटा दो, फिर वोल्टेज मेजर करो, तो देखेंगे वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज दिखाएगा, पहले दिखाया 5, फिर 10, ऐसे आगे बढ़ाता जा रहा है। तो जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतने ही ज्यादा वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। तो यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल है कि चार्ज गिवन टू अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V।
अब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का आपको पता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो कांस्टेंट लगाते तो यहाँ क्या लगाएंगे C और V के प्लेस पे लिख देंगे V। तो C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ये आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये C क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो C किसके बराबर हो गया, Q अपॉन V के बराबर। C किसके बराबर हो गया, Q अपॉन V के बराबर। इतनी बात आई समझ में। तो C हो गया आपका Q अपॉन V के बराबर। तो यहां पर इसकी यूनिट देखिए, चार्ज की हो गई कूलम और पोटेंशियल की हो गई वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और क्या होगी, और लिख सकते हैं फैरेड, फैरेड ये हो गया। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं F से, ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। यानी कि कैपेसिटर की जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है उसकी यूनिट है फैरेड। हम जनरली ये कूलम पर वोल्ट यूज नहीं करते हैं, अधिकतर आपको बुक्स में ये मिलेगी फैरेड। फैरेड जो है वो SI यूनिट है, फैरेड इज द SI यूनिट, इज द SI यूनिट। और ये बहुत बड़ी यूनिट है, फैरेड नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड। फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, आपको जनरली कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रो या मिली फैरेड में मिलेगा। इतनी बात आ गई क्लियर, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये तो हो गया आपका कैपेसिटर। अब आपका जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आपको डेरिवेशन करना है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। एक स्फेरिकल कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस कितना, और ध्यान समझते हो हमने एक बात बोला, हम अब कैपेसिटर नहीं बोल रहे हैं अभी, हम बोल रहे हैं कंडक्टर। देखो जब भी हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो उसमें दो प्लेट्स होंगी, हमेशा ध्यान रखना। जैसे हमने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, दो प्लेट हो गई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। हमने बोला सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो पता है सिलेंड्रिकल कैसे होगा, जैसे मान लो एक सिलेंडर, एक ये हो गया, ये इस तरीके से मान लो ये एक हॉलो सिलेंडर है, इसके ऊपर इससे बड़े डायमीटर का एक हॉलो रख दिया हमने, ये से ये दूसरा हॉलो हो गया। तो ये डबल प्लेट हो गई नहीं, एक अंदर वाला सिलेंडर, एक उसके बाहर वाला सिलेंडर। तो एक प्लेट ये, इसको बोले अंदर वाले सिलेंडर को एक प्लेट, बाहर वाले को दो, तो ये हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब क्या किया, एक स्फीयर लिया आपने ऐसे, एक स्फीयर यानी कि हॉलो शेल, उसके ऊपर उससे बड़ा एक स्फीयर ले लिया, ये हो गया। तो एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये। तो जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा दो प्लेट होंगी, दो प्लेट, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक में नेगेटिव। लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कैपेसिटर नहीं बोल रहे हैं, एक सिंगल कंडक्टर यानी कि अकेला एक स्फीयर है, यानी एक शेल है, हॉलो स्फीयर है, उसका कैपेसिटेंस। भाई चार्ज तो एक प्लेट होगी वो भी तो स्टोर करेगी, भाई एक प्लेट होगी वो भी चार्ज स्टोर करेगी, दो प्लेट होंगी दोनों प्लेट चार्ज को स्टोर करेंगे। लेकिन जब दो प्लेट होंगी वो किसी भी शेप की, जैसे मैंने बताया पैरेलल प्लेट हो, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, तो हम उनके लिए बोले कैपेसिटर। और अकेला है तो कंडक्टर, वो कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर रहा था, हम उसके लिए वर्ड कैपेसिटर नहीं बोलेंगे। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आप इसको ये देखें कि डेरिवेशन कैसे करना है स्फेरिकल कंडक्टर का, कि एक स्फेरिकल कंडक्टर। अच्छा उसमें एक चीज और देखना बच्चों, देखो अब इसके बाद क्या रहेगा, अब कंटिन्यूसली से डेरिवेशन चलेंगे। डेरिवेशन का मतलब ये हो गया, इस चल तो इससे पहले भी रहे थे डेरिवेशन, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि अभी बता रहे हैं, इससे पहले क्या करा रहे थे। देखो मतलब ये है कि अब कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालोगे, दूसरे कैपेसिटर हैं जैसे मान लिया स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला उसका कैपेसिटेंस। मतलब हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला अलग अलग कंडीशन में। तो अब उनमें एक चीज कॉमन रहेगी, उसको आप ध्यान रखना, उसको तरीका समझना, करेंगे कैसे। हर एक जब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का डेरिवेशन ड्राइव करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा पहले कि आप V का फॉर्मूला निकालो, पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना उस डेरिवेशन में। किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का डेरिवेशन कर रहे हो तो V का फॉर्मूला ड्राइव करना ऐसा जिसमें Q भी प्रेजेंट हो, जिसमें Q भी प्रेजेंट हो। अगर आपने इतना काम कर लिया आपका डेरिवेशन हो गया,
आपका डेरिवेशन हो गया। अब देखो जो चीज मैंने आपको बोली है उसको मैं अभी करके दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। मैं हर डेरिवेशन बताऊंगा। देखो मैं ये बोल रहा था, इसको आपको ऐसे करना है तो आपको ध्यान रहेगा, आपको आसानी से हो जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा कि हमें ये स्टेप पहले करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कंडक्टर ले लिया, इसका रेडियस ले लिया हमने r, सिंगल स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, शेल बोल दो, इस पर चार्ज है तो इस पे चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, ये प्लस क्यू हो गया। अब इस पर जो चार्ज प्लस क्यू है तो आपको इसका निकालना है कैपेसिटेंस। तो अब चार्ज स्फेरिकल शेल का जो सरफेस पे अगर पोटेंशियल निकालना है, ये कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, अगर इसकी बात करें तो पोटेंशियल का पहली फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल शेल। तो V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, तो रेडियस की जगह लिख दिया r, और k क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। अब ये डेरिवेशन थोड़ा ऐसा है ना, क्योंकि ये पहले डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है, तो इसमें ये क्या है, इसमें तो डायरेक्ट जैसे हमने v का फॉर्मूला लिखा, उस v के फॉर्मूले में पहले ही q आ गया, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। आगे जब आप करोगे तो एक फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसमें थोड़ा चेंज करोगे, तब कहीं जाकर v का फॉर्मूला बनेगा और तब कहीं जाके q आएगा। मगर ये ज्यादा सिंपल है, इसमें डायरेक्ट पहले ही लिखते ही पहले ही v आ गया और q भी आ गया, मतलब हमारा काम हो गया। तो हमने क्या करा, हमारे पास ऐसा फॉर्मूला मिल गया v का जिसमें q भी प्रेजेंट है, फिर सीधा हमने क्या लिखा, वेयर, क्या लिख दिया, वेयर q इक्वल्स टू cv, वेयर q इक्वल्स टू cv। तो q इक्वल्स टू cv हो गया, तो c इक्वल्स टू q अपॉन v हो गया, c इक्वल्स टू q अपॉन v हो गया। अब क्या करना है, q और v के प्लेस पर जो ये v का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है या स्टेप डायरेक्ट लिखा है, इसको पुट कर दो, तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया, इतना आ गया। ठीक है, ये कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर आ गया। अब इसमें देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, r। इससे पता चल रहा है जितना इस कंडक्टर का रेडियस ज्यादा होगा, जितना इस कंडक्टर का रेडियस ज्यादा होगा उतना ही उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, उतना ही उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज और समझ लो, जो कैपेसिटर होता है उसका सिंबल क्या होता है। देखो बैटरी का तो सेल का सिंबल तो आपने पढ़ा है, ये इस तरीके से आपने प्लस बना दिया, ये माइनस, ये सेल का हो गया। अगर आपने इससे ज्यादा बना दिया इस तरीके से, यानी कि एक सेल प्लस और ये छोटा टर्मिनल माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, यानी कि 2 प्लेट से ज्यादा प्लेट लगा दिया तो क्या हो गया, 1 से 2 प्लेट, यानी कि 2 प्लेट से एक सेल बनना है। तो बैटरी क्या होती है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये किसका सिंबल हो गया आपका, ये हो गया बैटरी का, ये सेल का हो गया, ये बैटरी का। और कैपेसिटर का क्या करना, 2 प्लेट बराबर बराबर बना देना है, बस ऐसे, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। आपने 2 प्लेट्स ऐसे पहले बना देना, ये किसका सिंबल हो गया, कैपेसिटर का। अच्छा क्या होता है, कहीं कहीं पर ऐसा ही बना होता है, ऐसे बना दिया और ऐसे एरो लगा दिया। ध्यान रखना, जब किसी भी सिंबल पर ऐसे एरो बना देते हैं, इसका मतलब वो वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का मतलब ये हो गया, इस कैपेसिटर की वैल्यू तो फिक्स होगी, जैसे मान लो इसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफैरेड, तो ये तो फिक्स रहेगी। लेकिन अब ऐसा बना दिया तो इसमें वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये बता रहे हैं तो वेरिएबल कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू वेरी करेगी, इसकी वैल्यू क्या करेगी, बढ़ भी सकती है कम भी, मतलब अपने आप नहीं बढ़ेगी, खुद बढ़ाएंगे। इसमें जो होता है, इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं, वो अभी तो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सिंबल तो आपको पता ही होना चाहिए कि ऐसा कैपेसिटर बना है, एरो बना है, तो वेरिएबल। उसमें मैकेनिकल पार्ट्स भी होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स, मैकेनिकल मतलब जिसको हम हिलाएंगे, चेंज करेंगे, मेटल की स्ट्रिप लगी है, उससे क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरीके ऐसे रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया इस तरीके से, ये फिक्स रेजिस्टेंस। अगर इस तरीके से बना दिया किसी ने और यहाँ एरो लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गई, यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप कम ज्यादा कर सकते हो। अब आप ये तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा पहले क्या होता, टीवी आता था, उसमें वॉल्यूम को कम ज्यादा करते थे, आवाज को, ब्राइटनेस को, वो भी नहीं देखा। तो कार में लगे होते हैं ऑडियो सिस्टम, उसमें या डीजे में जो बटन, वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का जो बटन लगा होता है जिसे हम बोलेंगे, तो वो क्या होता है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस तो है, उससे वैल्यू कम ज्यादा होती है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का एग्जांपल तो बहुत जगह लगा है।
तो ये समझ लेना कि जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल बना उस पर एरो लगा दिया, यानी कि अब वो वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू कम ज्यादा आप कर सकते हो, ये मीनिंग हो गया। इतना समझ में आया? तो ये कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर का ये डेरिवेशन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब इसके बाद ये देखो, आपको क्या करना है इसके आगे कि अगर ये मान लें कि ये जो कंडक्टर है हमारा, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये तो एक्सप्रेशन आ गया। इसके अंदर अभी हमने माना है क्या है, वैक्यूम है हमारा। क्या है इसके अंदर? वैक्यूम है या एयर। तो उसके लिए अगर इसके अंदर कोई मटेरियल भर दें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर भर दें, कॉपर सॉरी इसके अंदर कोई इंसुलेटर भर दें, जैसे रबर, वुड या कोई भी इंसुलेटर, बहुत सारे हैं, प्लास्टिक, तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर भर दें तब क्या होता है, तब इसका कैपेसिटेंस जो होता है सी मीडियम। हमने इस कैपेसिटर इस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया तो सी मीडियम यानी कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन इट, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में के से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो मटेरियल आपने इसके अंदर भरा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू जितनी है, जैसे आपने ग्लिसरीन भर दिया इसके अंदर, वो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो ग्लिसरीन की जो भी वैल्यू है तो वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या पता लगा कैपेसिटेंस बढ़ गया नहीं बढ़ गया, यानी कि ये कैपेसिटेंस किसके लिए हो गया, आप बात समझे। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी नॉट। अब आपको लग रहा हो यहां तो सी लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहां तो सी नॉट नहीं लिखा, यहां तो सी नॉट लिख दिया। देखो बात समझो, ये सी नॉट क्यों लिख दिया, ये सी मीडियम। सी नॉट का मतलब है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है इसकी बात कर रहे हैं, ये कब निकाला, जब इसके अंदर एयर या वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम। तो क्वेश्चन आया यहां पे क्यों नहीं किया, यहां पे सी नॉट कर देते, यहां पे क्यों नहीं किया। देखो एक चीज है, जब हमने क्या ये कंडक्टर लिया, तो कंडक्टर लिया हमने वाले स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके अंदर एयर वैक्यूम, डेरिवेशन ड्राइव कर रहे हैं, आ गया। लेकिन यहां पर ये भी तो प्रेजेंट है ना सी मीडियम, जब सी मीडियम प्रेजेंट है तो इसलिए हमें यहाँ सी में नॉट लगाना, हमें दिखाना ये भी कैपेसिटेंस ये भी कैपेसिटेंस। तो डिफरेंस कैसे दिखाएंगे, जैसे एक क्लास में बच्चा है रमेश, कोई दिक्कत नहीं, अब एक दूसरा आ गया और रमेश, फिर क्या करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं बोलेंगे रमेश, टीचर क्या बोलते हैं, बेटा सरनेम बताओ आपका क्या है, शर्मा है या वर्मा है, तो बता दिया तो वो लिख दिया। अब पता चला बाय द वे दोनों का सरनेम एक हो जाए, तब क्या करते हैं, बोले रमेश 1 रमेश 2 कर देंगे। लेकिन उस स्टार्टिंग में करा नहीं है, स्टार्टिंग में तो नहीं करा। तो वही चीज समझना है कि यहाँ स्टार्टिंग में सिर्फ हम इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल लेते, हमने लिख दिया। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पास केस आया कि इसके अंदर कुछ मटेरियल भर दें, तब तो कहा सी मीडियम। तो कहा अब ये वैल्यू कब के लिए है, कहा ये जब उसके अंदर वैक्यूम है। तो कहा नॉट लगा दो, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों दो सी है, बस ये और कुछ नहीं। और के के प्लेस पे के, तो के किसके बराबर हो गया, के इक्वल्स टू सी मीडियम अपॉन सी नॉट, ठीक है। तो ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का एक फॉर्मूला भी बन गया, किसकी टर्म में, कैपेसिटेंस की टर्म में। कैसे डिफाइन करोगे, आप लिखोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज डिफाइंड एज द रेशियो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर और कैपेसिटर, क्योंकि ये तो जनरल है, अभी इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हो तो ये कंडक्टर बोल रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ वैक्यूम। यानी कि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जिसके अंदर कुछ भर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डिवाइडेड बाय उसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब उसके अंदर एयर या वैक्यूम होगी। इतना क्लियर हो गया। और ये हमेशा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। क्यों 1 से बड़ी इसलिए होगी क्योंकि कैपेसिटेंस जब कैपेसिटर के अंदर, या इसकी बात करें इस आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरोगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब देखो फर्स्ट चैप्टर में क्या होता था, मैं फर्स्ट चैप्टर की बात बता रहा हूं, रिवाइज हो जाएगा आपका। 2 चार्ज लिए, एक Q1 Q2, उनके बीच में वैक्यूम, फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन,
उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, Q1 Q2 के बीच में डाइलेक्ट्रिक, तो क्या हो जा रहा था, तब फोर्स कम हो जा रहा था। तब फोर्स कम हो जा रहा है, यानी कि दो चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पे उनके बीच में फोर्स कम। लेकिन अगर एक कैपेसिटर है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर रहे हैं या डाल रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, उसका कैपेसिटेंस यानी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये आप याद रखना। इतनी बात आई समझ में, ये क्लियर हुआ। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का ये कैपेसिटेंस की टर्म में फॉर्मूला बन गया। देखो आप समझना, आपने फर्स्ट चैप्टर से अब आपके पास कई फॉर्मूले बन गए, मैं पूरी एक बता दे रहा हूं आपको। देखो पहला आपका क्या हो गया, K इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के परमिटिविटी की टर्म में फॉर्मूला। दूसरा K F वैक्यूम F मीडियम, ये आपका फोर्स की टर्म में फॉर्मूला। फिर आपका ये आ गया नेक्स्ट K C मीडियम और C वैक्यूम, ये तीन फॉर्मूले। और अभी एक दो फॉर्मूले और आएंगे तो बता दूंगा मैं। इन सब में एक चीज कॉमन क्या है, वैल्यू 1 से बड़ी, वैल्यू 1 से बड़ी, वैल्यू हर एक K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्योंकि K की वैल्यू वैक्यूम के लिए और एयर के लिए 1 होती है, और इन दोनों को छोड़कर कोई भी मीडियम आ जाए उसके लिए हमेशा 1 से बड़ी होती है। दूसरी चीज ये है, अगर इसमें K की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही, इसका मीनिंग ये हुआ, आपको ये चीज समझना है कि हर केस में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी भाई, तभी तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। यहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि पहले केस में क्या होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी तभी आएगा। सेकंड वाले केस में क्या होगा, फोर्स वैक्यूम में लग रहा है ज्यादा होगा, फोर्स मीडियम, तभी क्या आएगा 1 से बड़ा। तीसरे वाले केस में क्या है, सी मीडियम, ये न्यूमरेटर जब ज्यादा होगा सी नॉट से तभी आएगा। तो इसमें ये चीज पता चला, हर केस में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी। इतनी बात आ गई क्लियर, इतना आया समझ में, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इतना हो गया, ठीक। अब मैं रब कर देता हूं। अब इसके आगे देखो, एक छोटा सा मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताऊंगा इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, बड़ा मजा आएगा आपको, इसको पता चलेगा आपको कि अरे ऐसा हो रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। या हम ये मान लेते हैं सिंगल कंडक्टर की बात करें, इसी की बात कर लेते, एक स्फेरिकल कंडक्टर, उस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड है, यानी कैपेसिटेंस कितना हो गया, C इक्वल्स टू 1 फैरेड। ये है, आपको बताना है कि इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा जिसका की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। तो देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया, इसको हटा देते हैं। कैपेसिटेंस दे रखा है 1 फैरेड, तो 1 यहां हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा करता हूं मैं, यही लिख देता हूं, इसको इधर ले आते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R के प्लेस पर R, यानी कि C के प्लेस पर तो ये दे रखा था, C कितना दे रखा था कैपेसिटेंस 1 फैरेड रख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहां लेके आए, R यहीं रहने दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यानी R हो गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मीटर। यानी कि इससे पता चला कि अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड होता है तो उसका रेडियस इतना होना चाहिए। और आपको अंदाजा लग रहा है, ये रेडियस अर्थ के रेडियस से 1500 टाइम्स ज्यादा है। अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर, ये अर्थ का रेडियस है। यानी कि अर्थ के रेडियस से 1500 टाइम बड़ा स्फीयर बने तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 फैरेड। तो आपको पता लगा 1 फैरेड बहुत बड़ा कैपेसिटेंस हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस हो गया। बात समझ में आ रही है, तो लग रहा होगा आपको कि बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई। और दूसरी चीज ये समझना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना उसको।
स्फेरिकल कंडक्टर चाहे सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, दोनों के लिए फॉर्मूला यही लगना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो ये इसके लिए लग गया, स्फेरिकल कंडक्टर है, शेल है, खाली है अंदर से, हॉलो स्फीयर उसके लिए, तो सॉलिड के लिए अलग होगा। नहीं, अगर अर्थ की बात कर लेना, अगर अर्थ का आपको निकालना है कैपेसिटेंस, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर, दोनों के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सेम ही। अब आपको लग रहा हो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो सॉलिड का तो अलग होना चाहिए, हॉलो का तो अलग होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब देखो मैं इसका भी बेसिक तुम्हें बताता हूँ। देखो आपने देखा कि किसी सॉलिड स्फीयर को अगर आप चार्ज दोगे तो कहाँ जाता है, अगर सेंटर पे चार्ज दोगे सरफेस पे आता नहीं आता, मैंने कई बार बताया। और हॉलो को अगर अंदर दे दोगे, मतलब इस तरीके से हॉलो है, उसके अंदर दिया तो कहाँ जाएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। तो रहा तो सरफेस के सरफेस पे ही रहा, तो सरफेस, यानी कि सॉलिड वाले को भी अगर चार्ज सेंटर पे दिया तो कहाँ आ गया, सरफेस पर। और हॉलो वाले को अगर अंदर वाली साइड पर, यानी कि इस तरीके से अंदर दे दिया, उसके भी सरफेस पर। तो इसीलिए चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, दोनों ही केस में जो फॉर्मूला है वो यही लगेगा, C = 4πε0r। ऐसा नहीं कि सॉलिड स्फीयर के लिए अलग हो जाए और हॉलो स्फीयर के लिए अलग हो जाए। अर्थ का जो है उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा। अर्थ का रेडियस पता है हमें, तो फॉर्मूला ये रहेगा हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, कैपेसिटेंस C = 4πε0। अब इधर देखो 4πε0, 1/4πε0 किसके बराबर होता था, 9 × 10⁹ तो 1/9 × 10⁹ ये किसके बराबर हो जाएगा, 4πε0 के बराबर। यानी कि 4πε0 की क्या लिखोगे, 1/, ध्यान रखना 1/4πε0 है तो 9 × 10⁹। और अगर 4πε0 है सिर्फ तो 1/ में लिखना है, 1/9 × 10⁹। तो यहां लिखा 9 × 10⁹ और इंटू, और रेडियस की जगह क्या लिख देंगे, 6.4 10⁶। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.4/9 इंटू ये आ जाएगा 10 की पावर, ये 9 है 6 है तो नीचे बचा 3, तो ये -3। तो ये सॉल्व करके आएगा 0.711। 6.4 को डिवाइड करोगे इंटू 10⁻³ फैरेड, ये फैरेड आ गया। अगर इसको माइक्रो फैरेड में करेंगे, बात समझना, इसी चीज को देखो 1 माइक्रो फैरेड को अगर फैरेड में करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फैरेड में हो जाता है। यानी माइक्रो फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से, और अगर 1 फैरेड है और इसको माइक्रो फैरेड में करना है तो हम क्या करेंगे, 1 × 10⁻+6, तो ये किसमें हो जाएगा, माइक्रो फैरेड में। माइक्रो फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से, और फैरेड को माइक्रो फैरेड में करने के लिए 10⁻+6 से। अब ये तो है हमारा फैरेड में। अब अगर मैं माइक्रो फैरेड में करता हूं इसी को, तो क्या आएगा मेरा, C = 0, मैं इसको लिख लेता हूं, एक चीज तो समझ लो, डेसिमल इधर ले आऊंगा 1 2 3, प्लस की तरफ जाएगा ना, तो उसमें पता क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 711 × 10⁻⁻6, इतना आ गया 10⁻⁻6, ये फैरेड आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, ये मेरा फैरेड में हो गया, अब मुझे इसे करना है माइक्रो फैरेड। तो फैरेड से माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻+6 है, तो 711 × 10⁻⁻6 ये आ गया, इंटू 10⁻+6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइक्रो फैरेड। तो ये हो गया 711, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइक्रो फैरेड। तो देखो एक चीज समझना है भाई, कैपेसिटेंस अगर आपने निकालना है अर्थ का तो ये तो आ गया, इसमें फैरेड में आ गया, इट्स ओके, इट इज SI यूनिट, ठीक है, फैरेड आपका हो गया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो हमने कैपेसिटेंस निकाला अर्थ का, तो माइक्रो फैरेड में निकाला तो कितना है, 711 माइक्रो फैरेड। इसका मतलब इतना बड़ा अर्थ, इतना बड़ा अर्थ, और उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड भी नहीं आ रहा है। आप ये तो देखो, फैरेड तो छोड़ो, माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड भी नहीं, यानी कि माइक्रो से बड़ी वैल्यू मिली होती, मिली फैरेड भी नहीं, माइक्रो फैरेड। तो इससे ये पता चला कि फैरेड जो है कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की यूनिट है वो बहुत बड़ी यूनिट है। इतना समझ में आया?
तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं आपको एक चीज़ क्वेश्चन बताता हूँ, आप सोचना और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको आंसर दूंगा। अब आप ये सोचना कि क्या 1 फैरेड से ज़्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हो सकता है। अब ये जो थ्योरी आज पढ़ी आपने, इसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है भाई इस 1 फैरेड कहाँ, 1 फैरेड तो बहुत बड़ा हो गया। क्या हुआ था कि अगर 1 फैरेड कैपेसिटेंस का कोई कंडक्टर चाहिए तो उसका रेडियस अर्थ से 1500 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ हाँ, 1 फैरेड से भी ज़्यादा कैपेसिटेंस के कैपेसिटर होते हैं। तो आपको ये सोचना है कि अब ये बन कैसे गया, कि जैसी थ्योरी बता रहा है उसके अकॉर्डिंग तो लग नहीं रहा। तो 1 फैरेड या 2 फैरेड या 4 फैरेड के कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप सोचना फिर मैं बताऊंगा। इट्स ओके, फिनिश करते हैं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, टेंशन ना लें। साइंस लिया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या बायो, तो फिर टेंशन काहे को लेना। ठीक, बाय, सी यू।